इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आई नो कल आप लोगों का बीपीएससी 105 का एग्जाम है एंड मैं बहुत लेट ही वीडियो डाल रही हूँ, बट ये वीडियो लॉन्ग नहीं होने वाली, सिर्फ एक रिवीजन होने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोग को एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं। देखो, मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे वीडियो डालने के लिए, लेकिन मुझे सारे जो आ रहे थे मोस्टली हिंदी के लिए आ रहे थे। ओके, मैं हिंदी में पॉलिटिकल साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मैं हिंदी में हिंदी एक्सप्लेन कर सकती हूँ लेकिन पॉलिटिकल साइंस नहीं। ओके, तो अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो, मैं हिंदी वाला पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन आपको इंग्लिश में कर सकती हूँ, नॉट प्रॉपर इंग्लिश बट इंग्लिश। ओके, बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 to 3 आप पार्ट 1 में देख सकते हो, यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट में। ओके, सबसे पहले पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या फिर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, ये क्या होता है? ठीक है, देखो, ये यूके के पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हमारे यहाँ का नहीं, यूके का। ओके, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का मतलब है कि पार्लियामेंट यूके की हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। मतलब कि जो यूके है वहां पे जो भी लॉ बनता है वो पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, बदल सकती है या हटा सकती है। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल होता है, वहां पे ऐसा नहीं है, वहां सब कुछ पार्लियामेंट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान आ जाते हैं, डाइसी। ठीक है, ये स्कॉलर थे एवी डाइसी। इन्होंने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करा है। ठीक है, 3 पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं, मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना या हटा सकता है, बना भी सकता है, हटा भी सकता है। ओके, साथ ही साथ एक पार्लियामेंट फ्यूचर पार्लियामेंट को बाइंड नहीं कर सकती, यानी कि आगे आने वाली कोई भी पार्लियामेंट को वो कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ओके, साथ ही साथ कोर्ट्स जो है पार्लियामेंट के लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि कोर्ट से भी ऊपर पार्लियामेंट आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, वहां पे कोर्ट से भी ऊपर पार्लियामेंट है। अब हम यूके की अगर पार्लियामेंट देखें तो यूके पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, इसमें आता है मोनार्क, फिर आते हैं देखो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और फिर आते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में हाउस ऑफ कॉमन सबसे पावरफुल होता है। ओके, अगर हम वैसे जनरल देखें हमारे यहाँ पर। अब इसमें तुम्हें पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का रिलेशनशिप। यूके में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट पार्लियामेंट से ही आता है, यानी कि कैबिनेट जो पार्लियामेंट बिठाती है उसी में से एक बंदा प्राइम मिनिस्टर निकल के आता है। इसीलिए इस सिस्टम को फ्यूजन ऑफ पावर्स भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आप ये याद रखोगे, फ्यूजन ऑफ पावर्स। ठीक है, इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? पार्लियामेंट सॉवरेनिटी को कुछ चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि ब्रेक्सिट, ह्यूमन राइट्स एक्ट, डेवोल्यूशन और जुडिशियल रिव्यू, ये इसके चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो देखो सिंपली पार्लियामेंट सॉवरेनिटी यूके कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन मानी जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है, वो लॉ बना सकती है, हटा सकती है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम्स थ्योरी या फिर सिस्टम्स अप्रोच। ओके, देखो, सिस्टम थ्योरी, इस थ्योरी को जो मेनली डेवलप करा था ना, वो करा था डेविड ईस्टन ने। ये रहा, ठीक है, मेनली इसको इसने बनाया। ठीक है, इसमें अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो पॉलिटिकल सिस्टम को एक मशीन की तरह समझा जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम किससे बना होता है? इंस्टीट्यूशन से अलग अलग, लॉ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इनसे, और प्रोसेसेस का नेटवर्क है। इसमें इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जो सोसाइटी के लिए डिसीजन लेते हैं, यही होता है पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, अगर हम इसके मेन फीचर्स देखें कुछ, तो सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम को एक कंप्लीट यूनिट की तरह देखा जाता है। इसमें सारे सिस्टम्स इंक्लूडेड होते हैं, एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक, इस सब से इंटरैक्ट करते हैं, चेंज करते रहते हैं, डायनेमिक होते हैं, कभी भी सेम नहीं रहते। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच यूज करते हैं, यानी कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं आसपास क्या हो रहा है और उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। ठीक है, डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल भी आएगा इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिमांड और सपोर्ट का इसमें। ठीक है, फिर कन्वर्जन प्रोसेस आता है इसके अंदर, गवर्नमेंट डिमांड को प्रोसेस करती है, यानी कि कोई भी आप कुछ कहोगे कि हाँ हमें चेंज चाहिए, तो गवर्नमेंट डिमांड लेगी और फिर उसको सपोर्ट करेगी, और इनपुट, जैसे इनपुट डाला और आउटपुट आया, ये। ठीक है, फिर आउटपुट क्या होता है? लॉ और पॉलिसीज बन के आती है। ओके, फीडबैक, पब्लिक रिलेशन जो फ्यूचर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है बेसिकली, जो मतलब फिर पब्लिक बताएगी ना कि ये लॉ हमारे लिए सही है कि नहीं, तो इसी को कहते हैं पूरे को हम इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है,
अब आता है गैब्रियल एलमंड्स का स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। देखो, इन्होंने कहा था, एलमंड ने कहा कि हर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जुडिशरी डिस्प्यूट सॉल्व करती है, ठीक है, तो ये इनके फंक्शंस होते हैं जो साथ में लोग करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के, ठीक है। फिर आती है कार्ल डच की साइबरनेटिक थ्योरी। कार्ल डच के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे लोग डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, बात करके इंफॉर्मेशन फीड इन होती है और फिर आप लोगों को फीडबैक से नए नए लॉ बनते हैं। ओके, तो यही था सिस्टम थ्योरी। पॉलिटिक्स को इनपुट्स, आउटपुट्स और फीडबैक के कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में समझती है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज लिबरल डेमोक्रेसी। देखो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। लिबरल डेमोक्रेसी एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, रूल ऑफ लॉ होता है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो फ्रीली compete करती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर, ओके, इंडिया में होता है ये। इसके मेजर फीचर्स वगैरह हमने अभी देख लिए क्या क्या होते हैं, फ्री फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, ये सब, ठीक है। कैपिटलिज्म अगर हम देखें तो कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, मार्क्स, कार्ल मार्क्स वाला ये है, मार्केट कंपटीशन होता है और साथ साथ प्रॉफिट अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब एक सोसाइटी में हैव्स होते हैं जिनके पास सब होता है और एक हैव नॉट्स होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। ओके, आपको पता होना चाहिए कि इन सब में रिलेशनशिप क्या है। दोनों सिस्टम्स इंडिविजुअल फ्रीडम को इंपॉर्टेंस देते हैं, कैपिटलिज्म भी और लिबरल डेमोक्रेसी भी। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक फ्रीडम देता है और लिबरल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल फ्रीडम। ओके, इसमें आपको लिबरल व्यू ऑफ स्टेट भी पता होना चाहिए। लिबरल्स के अकॉर्डिंग स्टेट न्यूट्रल होता है, स्टेट होता है जहां पे पॉलिटिकल पार्टी हो वो जगह, और सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। इसमें मार्क्सिस्ट का व्यू भी आता है। मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट न्यूट्रल नहीं होता, वो पावरफुल इकोनॉमिक क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया में होता है, जिनके पास पैसा है वो देश चला रहे हैं, तो वही, ठीक है। कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं, लेबर को बहुत एक्सप्लॉइट करा जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं ऐसी सोसाइटी में, साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया है, लेकिन इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉइटेशन जैसे चैलेंजेस भी क्रिएट किए हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सोशलिज्म एंड इट्स वेरिएंट्स। देखो, सोशलिज्म एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जो इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और कलेक्टिव वेलफेयर पर जोर देती है, ठीक है। यानी कि सोशलिज्म मतलब जहां सारा कुछ अच्छा है, ऐसी सोसाइटी। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वेल्थ और रिसोर्सेज को ज्यादा फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि ऐसी सोसाइटी जहां कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब इक्वल होंगे। ओके, सोशलिज्म को एज अ क्रिटिक बोला गया कैपिटलिज्म का। सोशलिस्ट कहते हैं कि कैपिटलिज्म में वेल्थ कुछ लोगों के पास होती है और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट होता है, इसीलिए सोशलिज्म एक इक्वल सोसाइटी बनाना चाहता है, ठीक है। इसके अगर हम मेजर वेरिएंट्स देखें, फीचर्स देखें, तो इसमें साइंटिफिक सोशलिज्म आ जाता है सबसे पहले, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स से एसोसिएटेड है ये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल से चलती है और कैपिटलिज्म इवेंचुअली जो है सोशलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फिर इसी में आता है आप लोगों का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशलिस्ट गोल्स को जो है डेमोक्रेसी और इलेक्शंस के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, बेसिकली कि हम ऐसी सोसाइटी तब लेकर आएंगे जब हम पॉलिटिकल वेलफेयर कर पाएंगे लोगों का, ठीक है। फिर आता है एनार्को सोशलिज्म, स्टेट पावर को कम करने और वॉलेंटरी कोऑपरेशन पर फोकस करता है। ओके, फिर आता है स्टेट सोशलिज्म, स्टेट इकोनॉमी पर मेजर कंट्रोल रखता है और फॉर्मर सोवियत यूनियन जैसे थी अलग अलग स्टेट्स का एक गुट बना के रूल करना। ओके, इसके चैलेंजेस क्या आते हैं, एक तो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी होती है, इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम होता है, यहाँ पर अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हो सकता है कि एक ही कोई सिंगल पार्टी का रूल हो जाए, और कोलैप्स जैसे हुआ था सोवियत यूनियन का वैसे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज डिपेंडेंसी थ्योरी। सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम्हें बता देती हूँ, डिपेंडेंसी का मतलब है कि डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के लिए। सिंपल, एक ऐसी कंट्री जिसके पास कुछ ही रिसोर्सेज हैं और एक ऐसी जिसके पास बहुत कुछ है, वो उस पर डिपेंडेंट होएगी ना, किन चीजों के लिए, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि अंडर डेवलपमेंट नेचुरल नहीं है। ओके, ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अनइक्वल रिलेशनशिप का रिजल्ट है, यानी कि कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि देखो, जो कंट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है वो अपना कहां से ले रही होगी सब कुछ, रॉ मटेरियल सस्ता, ऐसे नेशन से जो अंडर डेवलप्ड हो तो वो उनसे ले रही होती है, ठीक है। कोर और पेरिफेरी का इसमें आता है, इस
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कोर एंड पेरिफेरी थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग दुनिया को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया। एक तो कोर कंट्रीज जो बहुत रिच है, इंडस्ट्रीज बहुत है, पावरफुल बहुत है, और एक आती है पेरिफेरल जो पुअर है, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं और कोर कंट्रीज पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, इसमें वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस भी आता है। इमैनुअल वॉलरस्टीन ने कहा था कि वर्ल्ड को ना 3 में डिवाइड करा, कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। ठीक है, तो ये सेम है इसकी तरह जैसे हमने ऊपर देखा। ठीक है, डिपेंडेंट डेवलपमेंट क्या होती है, ये आपको कार्डोसो ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन डिपेंडेंस फिर भी कंटिन्यू रह सकती है। कोई भी नेशन किसी से आगे नहीं निकलेगा, कोई ना कोई किसी पे डिपेंडेंट होगा ही। ओके, नेक्स्ट आते हैं नाइजीरियन फेडरलिज्म। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। डीकोलोनाइजेशन क्या होता है, वेरी इजी। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है कॉलोनीज का कॉलोनियल पावर से आजाद होकर इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनना, जैसे इंडिया का हुआ था। ठीक है, ये प्रोसेस मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तेजी से हुआ। वॉर के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड जैसे कॉलोनियल पावर वीक हो गए, इसलिए उनके लिए कॉलोनीज पर कंट्रोल मेंटेन करना डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, बेसिकली डीकोलोनाइजेशन आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था और कैसे हुआ था। आप इसमें इंडिया का एग्जाम्पल देकर आराम से कर सकते हो। ओके, केस स्टडी मेथड को कैसे यूज करते हैं एज अ मेथड ऑफ कंपैरिजन, वेरी इजी। केस स्टडी मेथड में किसी एक कंट्री, इंस्टीट्यूशन या फिर इवेंट या फिर पॉलिटिकल प्रोसेस का डिटेल स्टडी किया जाता है और उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उस केस को समझकर ब्रॉडर पॉलिटिकल कंक्लूजन निकालना, लेकिन एक तरह आप कह सकते हो बेटर चीजें निकालना, एक कंट्री को एज अ केस लेकर उसका सब कुछ स्टडी करना। ठीक है, इसमें डिटेल्ड एनालिसिस होता है, थ्योरी डेवलपमेंट होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च जैसी चीजें होती है। ओके, तो ये हो गया आपका इतना रिवीजन। ठीक है, इतना भी कर जाओगे तो एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे। होपफुली आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया होगा। मैं इसका पार्ट 2 इसलिए नहीं लेकर आई थी क्योंकि मैं हिंदी में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट आप जाने से पहले, एग्जाम से पहले वीडियो देख सकते हो फॉर अ क्विक रिवीजन। ओके, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।